ये मेरा चमन है, मेरा चमन। आदाब। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव की तह में जा रहे हैं जी। ये बदलाव जुड़ा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU से। वहाँ कर्मचारियों के वेतन और उपस्थिति प्रक्रिया का डिजिटलीकरण हुआ है। हाँ, और हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि कैसे ये पुरानी पूरी तरह कागज पर आधारित व्यवस्था थी। बिल्कुल। और अब इसे एक नए सॉफ्टवेयर से बदला जा रहा है। तो ये सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, जैसा आपने कहा, ये एक तरह से ये समझने की कोशिश है कि बड़े संस्थान अपनी जटिल प्रक्रियाओं को कैसे सुधारते हैं। सही। हम देखेंगे कि पहले ये सब कैसे चलता था, क्या मुश्किलें थीं, और ये जो नया सिस्टम आया है इससे क्या उम्मीदें हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर ये समझें कि इस बदलाव का असली असर क्या होगा, मतलब कर्मचारियों पर, विभागों पर और पूरे विश्वविद्यालय के कामकाज पर। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं पुरानी व्यवस्था से। AMU में हम जानते हैं हजारों कर्मचारी हैं। जी, काफी बड़ा स्टाफ है। तो उनकी हर महीने की तनख्वाह और हाजिरी का हिसाब किताब ये कैसे होता था? सुनने में तो यही आया है कि सब कुछ कागज पर था। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से मैनुअल। देखिए, प्रक्रिया शुरू होती भी हर विभाग के डीलिंग क्लर्क से। अच्छा। वो लोग MS वर्ड या एक्सेल या कभी कभी तो बस टेक्स्ट एडिटर में ही उपस्थिति रिपोर्ट बनाते थे। ओह, यानी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं? अक्सर नहीं, हर विभाग का अपना तरीका। फिर विभागाध्यक्ष HOD उसे चेक करके साइन करते थे। और फिर उसके साथ काफी सारे दूसरे कागज भी लगते होंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे अगर कोई नया कर्मचारी आया है तो उसका नियुक्ति पत्र, किसी का प्रमोशन हुआ है तो उसका ऑर्डर, या कार्यकाल बढ़ा है तो वो कागज। अच्छा। फिर ज्वाइनिंग रिपोर्ट, बैंक अकाउंट का प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कुछ उस रिपोर्ट के साथ नत्थी करना पड़ता था। बाप रे, ये तो अच्छा खासा पुलिंदा बन जाता होगा हर महीने। हाँ बिल्कुल। इसके बाद विभाग के डिस्पैच रजिस्टर में इसकी एंट्री होती थी। रिपोर्ट पर डिस्पैच नंबर और तारीख डाली जाती थी। और यही डिटेल एक PON बुक में भी लिखी जाती थी। ये एक तरह की लॉग बुक होती है जिससे ट्रैक रहता है कि कौन सा दस्तावेज कब और कहाँ भेजा गया। अच्छा, वो पारंपरिक तरीका रिकॉर्ड रखने का। फिर कोई कर्मचारी इस रिपोर्ट और PON बुक को लेकर वेतन अनुभाग मतलब सैलरी सेक्शन जाता था। जी हाँ, वहां जो रिसीविंग क्लर्क होते थे वो PON बुक पर साइन करके कंफर्म करते थे कि रिपोर्ट मिल गई है। ठीक है। और फिर वो रिपोर्ट पर एक प्राप्ति संख्या मतलब रिसीविंग नंबर लिख देते थे। वो साइन की हुई PON बुक वापस विभाग में आ जाती थी सबूत के तौर पर कि रिपोर्ट जमा हो गई है। और वेतन अनुभाग का काम था पूरे विश्वविद्यालय के सभी विभागों का वेतन प्रोसेस करना। करीब 400 विभाग हैं ना? जी, लगभग 400। और कैंपस भी बहुत बड़ा है तो ये काम बहुत ज्यादा था। तो इसे कैसे मैनेज करते थे? इसके लिए वहां 8-9 वेतन सहायक सैलरी असिस्टेंट्स थे जिनके बीच ये काम बटा हुआ था। अच्छा। लेकिन रिपोर्ट मिलने के बाद भी प्रक्रिया लंबी थी। पहले रसीद रजिस्टर में एंट्री होती थी, फिर वो रिपोर्ट सेक्शन ऑफिसर के पास जाती थी, फिर सहायक वित्त अधिकारी AFO से अप्रूवल लेना होता था। ओ, यानी कई लेवल पे अप्रूवल। जी। फिर सेक्शन ऑफिसर उस रिपोर्ट को संबंधित वेतन सहायक को मार्क करते थे। फिर रिसीविंग क्लर्क हर वेतन सहायक के रजिस्टर में एंट्री करके उनसे साइन लेकर रिपोर्ट हैंडओवर करता था। उफ, ये सुनने में ही इतना लंबा और क्या कहते हैं पेचीदा लग रहा है। हाँ, था भी वैसा ही। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें दिक्कतें भी बहुत आती होंगी। दिक्कतें बहुत सारी थीं, रोज की परेशानी थी वो। सबसे पहली और बड़ी बात तो थी समय की बर्बादी। कितना समय लग जाता था? आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ रिपोर्ट को विभाग से निकलकर संबंधित वेतन सहायक तक पहुंचने में ही औसतन 4 से 5 दिन लग जाते थे। क्या 4-5 दिन सिर्फ कागज को एक टेबल से दूसरी टेबल तक पहुंचाने में? जी हाँ, महीने का 1 हफ्ता तो बस इसी में चला जाता था। बाप रे। और जाहिर है इतने सारे हाथों से गुजरने पर गलतियों की गुंजाइश भी बढ़ जाती होगी। बहुत ज्यादा। आम गलतियां थी, जैसे किसी की कर्मचारी ID गलत लिख दी। हाँ। या वेतन रजिस्टर का नंबर गलत डाल दिया, उपस्थिति की तारीख है मतलब फ्रॉम डेट टू डेट वो गलत हो गई, या नामों की स्पेलिंग में ही गलती हो गई। और इन छोटी छोटी गलतियों को ठीक करने में फिर और समय बर्बाद होता होगा। बिल्कुल। फिर चिट्ठी लिखो, क्लैरिफिकेशन मांगो, वही सब। स्रोतों में एक और चुनौती का जिक्र है। वो कर्मचारी जिनकी पोस्टिंग एक विभाग में होती थी पर वेतन कहीं और से बनता था। इसमें क्या खास मुश्किल थी? ये एक बड़ी सरदर्दी थी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत मुश्किल होता था। अक्सर ऐसे मामलों में या तो तनख्वाह देर से मिलती थी या कभी-कभी रुक भी जाती थी।
क्योंकि सही जानकारी सही सेक्शन तक टाइम पर पहुंच ही नहीं पाती थी। और क्योंकि हर विभाग अपनी रिपोर्ट अपने तरीके से बनाता था, तो मानकीकरण की कमी तो थी ही। बिल्कुल नहीं था मानकीकरण। इससे वेतन अनुभाग और विभागों के बीच बहुत ज्यादा अनावश्यक पत्र व्यवहार होता रहता था। हाँ, स्पष्टीकरण मांगना, गलतियां सुधारने के लिए कहना जी, या कोई अतिरिक्त जानकारी मांग ली, इससे प्रक्रिया और धीमी हो जाती थी। और फिर इतने सारे कागजात, हर महीने 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों के दस्तावेज, हाँ, इन्हें संभालना, स्टोर करना, ये अपने आप में एक चुनौती होगी। बहुत बड़ी चुनौती। रिकॉर्ड कीपिंग और स्टोरेज एक बड़ा मुद्दा था। जगह कम पड़ने लगी थी। और अगर कोई पुराना रिकॉर्ड ढूंढना पड़ जाए तो बस समझिए भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा काम था वो। बहुत मुश्किल। इससे पारदर्शिता पर भी असर पड़ता था, जवाबदेही तय करना मुश्किल होता था। तो ये सारी चुनौतियां थीं, समय की बर्बादी, गलतियां, स्टैंडर्डाइजेशन की कमी, रिकॉर्ड रखने की भारी मुश्किल। जी, इन सब से निपटने के लिए ही ये नया सॉफ्टवेयर सिस्टम लाया गया है। तो इसका मूल मकसद क्या बताया गया है? मकसद बिल्कुल साफ है। पहला, कागजी कार्रवाई को जड़ से खत्म करना। दूसरा, जो दोहराए जाने वाले काम हैं उन्हें ऑटोमेट करना। तीसरा, मानवीय गलतियों की संभावना को कम से कम करना। और सबसे जरूरी, समय बचाना। बेसिकली पूरी प्रक्रिया को ज्यादा कुशल, ज्यादा एफिशिएंट और भरोसेमंद बनाना है। स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि जहाँ पहले रिपोर्ट बनाने और जमा करने में कई दिन लगते थे, वहीं ये सॉफ्टवेयर 1 मिनट से भी कम समय में सटीक उपस्थिति रिपोर्ट तैयार कर सकता है। हाँ, दावा तो यही है। और वो भागदौड़ थी विभागों से वेतन अनुभाग तक की, वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ये तो वाकई क्रांतिकारी लगता है। हाँ, इसका असर कई लेवल पर दिखेगा। सबसे पहले तो वेतन अनुभाग में वो जो कागजों के ढेर लगते थे वो कम होंगे। जरूर। विभागों और वेतन अनुभाग के बीच जो फालतू की चिट्ठी पत्री होती थी वो बंद हो जाएगी। एक दिलचस्प बात यह है कि वेतन अनुभाग को जितने भी दस्तावेज मिलते थे, उनमें से करीब 70% तो सिर्फ उपस्थिति रिपोर्ट ही होती थी। अच्छा। हाँ। और बाकी जो जरूरी कागजात है, जैसे नियुक्ति पत्र, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स वगैरह, वो सॉफ्टवेयर लागू होने के बाद सिस्टम में पहले से ही उपलब्ध होंगे। उन्हें बार बार जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पुराने रिकॉर्ड्स का क्या? उन्हें ढूंढना आसान होगा। बहुत आसान, बस कुछ क्लिक्स की बात होगी। सालों पुराने रिकॉर्ड्स तक पहुंचना मुमकिन हो जाएगा। वाह। कर्मचारियों की जानकारी हमेशा अपडेटेड रहेगी। इससे न सिर्फ लोगों का समय और मेहनत बचेगी, बल्कि कागज, प्रिंटिंग, स्टोरेज पर जो पैसा खर्च होता था, हाँ, वो भी बचेगा। वो पैसा बचेगा जिसे विश्वविद्यालय किसी और जरूरी काम में लगा सकता है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा ये समझते हैं कि ये नया सिस्टम काम कैसे करता है। मतलब इस्तेमाल करने में कितना आसान है। जाहिर है पूरी ट्रेनिंग तो अलग से दी गई होगी, लेकिन मुख्य बातें क्या हैं? शुरुआत लॉगिन से होती होगी। हाँ, हर विभाग को एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया है। पहली बार लॉगिन करने पर कुछ बेसिक सेटअप करना होता है, जैसे एचओडी का नाम, पद, ईमेल वगैरह अपडेट करना। सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया होगा। जी, पासवर्ड बदलने का या भूल जाने पर रीसेट करने का ऑप्शन है। रजिस्टर्ड ईमेल पर लिंक जाता है। लॉगिन करने के बाद क्या दिखता है स्क्रीन पर? एक डैशबोर्ड आता है। वहां एक नजर में जरूरी जानकारी दिख जाती है, जैसे विभाग में कुल कितने कर्मचारी हैं, इस महीने कितनी अटेंडेंस रिपोर्ट्स बन चुकी हैं वगैरह। और फिर अलग अलग काम के लिए मेन्यू होगा। हाँ, साइड में मेन्यू बार होता है, जहां से आप कर्मचारी प्रबंधन, एम्प्लॉइज या उपस्थिति, अटेंडेंस जैसे सेक्शन में जा सकते हैं। एम्प्लॉइज सेक्शन में क्या होता है? यहाँ पर विभाग के सभी कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड मैनेज किया जाता है। एक टेबल में उनकी आईडी, नाम, पदनाम, उनका स्टेटस, एक्टिव हैं या नहीं, अगर कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उसकी तारीख, सब लिस्टेड होता है। किसी खास कर्मचारी को ढूंढना आसान है? हाँ, सर्च बार है, तुरंत ढूंढ सकते हैं। हर कर्मचारी के नाम के आगे एक आई यानी आई आइकन होता है, उस पर क्लिक करके आप उसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। पूरी डिटेल मतलब संपर्क जानकारी और सबसे जरूरी उसके अपलोड किए गए सारे दस्तावेज, पैन कार्ड, बैंक प्रूफ, आधार, नियुक्ति पत्र, जॉइनिंग रिपोर्ट, सब एक जगह। अच्छा, ये तो बहुत सुविधाजनक है। सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह मिल जाएंगे। बिल्कुल। यहीं से नए कर्मचारी को जोड़ने का ऑप्शन भी है। ऐड एम्प्लॉय पर क्लिक करके फॉर्म भरना होता है और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। और दस्तावेज अपलोड करना आसान है? हाँ, इसमें एक अच्छी सुविधा यह है कि अगर आप फोन के ब्राउजर में ऐप खोलते हैं तो सीधे फोन के कैमरे से भी दस्तावेज की फोटो खींचकर अपलोड कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो काफी प्रैक्टिकल है। जी। और किसी कर्मचारी की जानकारी एडिट करनी हो तो उसके लिए पेंसिल आइकन है। यहीं पर कर्मचारियों को डिसेबल करने का भी ऑप्शन है। डिसेबल मतलब किन परिस्थितियों में? जैसे अगर कोई कर्मचारी रिटायर हो गया है, या उसने नौकरी छोड़ दी है, या उसका कार्यकाल खत्म हो गया है,
या उसका विभाग बदल गया है लेकिन वो लिस्ट में बिक रहा है, तो उसे डिसेबल कर सकते हैं। अच्छा, और एक बात और थी, रिपोर्ट में सीनियर जूनियर का क्रम सही रखने के लिए। हाँ, उसके लिए कर्मचारी पेज पर ही हर कर्मचारी का पे लेवल अपडेट करने का ऑप्शन है। उससे रिपोर्ट में वरिष्ठता क्रम बना रहता है। ठीक है, ये तो हुई कर्मचारियों की जानकारी मैनेज करने की बात। अब आते हैं सबसे मुख्य काम पर, अटेंडेंस रिपोर्ट बनाना। उसके लिए अटेंडेंस पेज पर जाना होता है। वहां पहले बनाई गई रिपोर्ट्स की लिस्ट दिखती है, महीना, साल, रिपोर्ट का स्टेटस, ड्राफ्ट है, सबमिट हो गई है या भेजी जा चुकी है, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह। नई रिपोर्ट बनाने के लिए क्रिएट रिपोर्ट बटन पर क्लिक करना होता है। फिर महीना और साल चुनना होता है। डिफॉल्ट रूप से करंट महीना और साल चुना रहता है। इसके बाद सिस्टम खुद ही उस विभाग के सभी एक्टिव कर्मचारियों की लिस्ट लोड कर देता है। यहां थोड़ा ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है? एक ऑल बटन होता है, उसे तभी क्लिक करना है जब आप विभाग के सभी कर्मचारियों की रिपोर्ट एक साथ बना रहे हों, वरना एक एक करके कर्मचारी को चुनना होता है। अच्छा, और जब आप किसी कर्मचारी को चुनते हैं तो सिस्टम अपने आप पूरे महीने की उपस्थिति की तारीख फ्रॉम डेट टू डेट डाल देता है। इसे ध्यान से देख लेना चाहिए। और जिन कर्मचारियों की रिपोर्ट नहीं बनानी है, उन्हें बस सिलेक्ट नहीं करना है, वो रिपोर्ट में शामिल नहीं होंगे। ठीक है। मान लीजिए कोई कर्मचारी कुछ दिन अनुपस्थित रहा, या उसने महीने के बीच में ज्वाइन किया है, या पिछली कोई हाजिरी लगानी है। उसके लिए हर कर्मचारी के नाम के आगे ऐड पीरियड का ऑप्शन होता है। वहां क्लिक करके आप तारीखें, कब से कब तक और उसका कारण या टिप्पणी दर्ज कर सकते हैं। और अगर किसी के लिए कोई पीरियड ऐड नहीं किया तो सिस्टम मान लेता है कि वो पूरे महीने उपस्थित था। इससे गलतियां कम होंगी। रिपोर्ट बनाने के बाद क्या करना है? सारे कर्मचारियों के डिटेल्स डालने के बाद नीचे क्रिएट रिपोर्ट बटन पर क्लिक करना होता है। इससे रिपोर्ट ड्राफ्ट के तौर पर सेव हो जाती है। सिर्फ ड्राफ्ट, फाइनल नहीं? नहीं, पहले ड्राफ्ट। आप ड्राफ्ट रिपोर्ट्स के लिस्ट में उसे देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या जरूरत न हो तो डिलीट भी कर सकते हैं। फाइनल करने के लिए जब आप संतुष्ट हों कि रिपोर्ट सही है तो ड्राफ्ट लिस्ट में उसके आगे एक फाइल चेक जैसा आइकन होता है, उस पर क्लिक करना होता है। इससे रिपोर्ट सबमिटेड स्टेटस में चली जाती है। और एक बार सबमिट हो गई तो उसे डिलीट नहीं किया जा सकता। ये एक तरह से फाइनल हो गई विभाग की तरफ से। इसके बाद अगला कदम है एचओडी के हस्ताक्षर लेना। तो इसका प्रिंट निकालना होगा? हाँ, सबमिट की हुई रिपोर्ट का प्रिंट लेना है, एचओडी से उस पर हस्ताक्षर करवाने हैं। और फिर क्या वो हस्ताक्षरित कॉपी लेकर वेतन अनुभाग जाना होगा? नहीं, यही तो सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है। उस हस्ताक्षरित रिपोर्ट को स्कैन करना है, चाहे पीडीएफ बना लें या इमेज फाइल। फिर सिस्टम में वापस आकर अपलोड साइंड रिपोर्ट पर क्लिक करना है। वहां डिस्पैच नंबर और तारीख डालनी है, स्कैन की हुई फाइल अपलोड करनी है और सबमिट दबा देना है। बस रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से वेतन अनुभाग पहुंच गई। रिपोर्ट का स्टेटस अब सेंड दिखने लगेगा। वाह, ये तो सच में भागदौड़ खत्म करने वाला सिस्टम है। विभाग को कैसे पता चलेगा कि रिपोर्ट वहां मिल गई या नहीं? डैशबोर्ड पर तुरंत अपडेट आ जाता है। इतना ही नहीं, जब वेतन अनुभाग रिपोर्ट को रिसीव कर लेगा तो उसकी रसीद संख्या और प्राप्ति की तारीख भी डैशबोर्ड पर ही दिखने लगेगी। यानी पूरी पारदर्शिता। जी, विभाग कभी भी अपनी भेजी हुई रिपोर्ट या अपलोड की गई हस्ताक्षरित कॉपी को सिस्टम में देख सकता है। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके पूरी अटेंडेंस रिपोर्ट टेबल फॉर्मेट में दिखती है। उसे डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकते हैं? हाँ, एक्सेल में डाउनलोड करने का ऑप्शन है और एक ऑफिशियल प्रिंट निकालने का भी ऑप्शन है, जिस पर बारकोड भी आता है। बस ब्राउजर में पॉपअप अनेबल होना चाहिए। अच्छा, सिस्टम में एक डॉक्यूमेंट गैलरी का भी जिक्र था, वो किस लिए है? वो एक तरह की सेंट्रल डिजिटल लाइब्रेरी है। विश्वविद्यालय के जो आधिकारिक दस्तावेज होते हैं, जैसे कोई सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर, नियम वगैरह, उन्हें यहाँ अपलोड किया जा सकता है। इसका क्या फायदा है? फायदा ये है कि ये दस्तावेज फिर विश्वविद्यालय के सभी विभागों के लिए तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। उन्हें ढूंढना आसान होता है। आप प्रकार, विषय, जारी करने वाले प्राधिकरण, रेफरेंस नंबर या तारीख से सर्च कर सकते हैं। अच्छा, यानी सूचना का प्रसार आसान हो जाएगा। जी, और अपलोड करने की प्रक्रिया भी सरल है। फाइल चुनें, उसका विवरण डालें, जैसे दस्तावेज का प्रकार, किसने जारी किया, विषय, रेफरेंस नंबर, तारीख, और अपलोड कर दें। हर इमेज पर अपने आप वाटरमार्क भी लग जाता है। बहुत बढ़िया। और आखिर में सेटिंग्स पेज होगा, प्रोफाइल और पासवर्ड मैनेज करने के लिए। हाँ, सेटिंग्स पेज है। वहां प्रोफाइल टैब में एचओडी का पद, नाम, ईमेल अपडेट कर सकते हैं। विभाग का नाम फिक्स रहता है, उसे बदला नहीं जा सकता।
और पासवर्ड टैब में पासवर्ड बदल सकते हैं। मान लीजिए किसी को ऐप इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है, तो सपोर्ट सिस्टम कैसा है? हाँ, उसका भी ध्यान रखा गया है। ऐप के मेन्यू में ही एक हेल्प सेक्शन है, उसमें पूरी गाइड है कि ऐप को कैसे चलाना है, लिखित में भी, और एक वीडियो ट्यूटोरियल भी है जिसे देखकर यूजर समझ सकता है। अच्छा, वीडियो भी है। जी। और अगर फिर भी दिक्कत हो तो ऐप में ही चैट का ऑप्शन भी दिया है। यूजर अपनी प्रॉब्लम लिख सकता है और दावा है कि चैट पर तुरंत समाधान मिल जाएगा। तुरंत समाधान, ये तो बढ़िया है। और अगर मान लीजिए चैट से भी बात नहीं बनी, कोई पेचीदा मसला है, तो यूजर ऐप से ही एक टिकट जनरेट कर सकता है। सैलरी सेक्शन उस टिकट को देखेगा और बताया गया है कि 2 वर्किंग डेज के अंदर उसका समाधान करके टिकट रिस्पॉन्स के जरिए बता देगा। तो सैलरी वाला काम तो इस ऐप से काफी सुधरता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर आज हमने एएमयू के एडमिनिस्ट्रेशन की गहराई में झांका और देखा कि कैसे यूनिवर्सिटी अपनी पुरानी कागज वाली व्यवस्थाओं से हटकर एक इंटीग्रेटेड डिजिटल भविष्य की तरफ बढ़ रही है। सैलरी ऐप से लेकर वो प्रस्तावित डिजिटल डिस्पैच सिस्टम और यहाँ तक कि अपना एक एआई बनाने तक। ये दिखाती है कि टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर सकती है बड़ी स्थापित संस्थाओं को उनकी जो पुरानी चली आ रही चुनौतियां हैं उनसे निपटने में। लागत में इतनी बड़ी बचत की संभावना है, काम में तेजी आ सकती है, लोगों को बेहतर सर्विस मिल सकती है और जो संसाधन है उनका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। ये कहानी सिर्फ एएमयू की नहीं है, ये हर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचने वाली बात है जो जमाने के साथ चलना चाहता है, मॉडर्नाइज होना चाहता है। बिल्कुल। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।